स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड देन। पॉलिटी के ऊपर अब हम लोगों को थोड़ा बहुत जाना है। कल हम लोगों ने 16 आउट ऑफ 16 महाजनपदास को काफी इलैबोरेटली पढ़ा हुआ था। एज आई टोल्ड यू कि हर एक किंगडम अगर इलैबोरेटली पढ़ने गए तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन इटसेल्फ एंड दैट्स ऊपर ऊपर से आपको ये सारे किंगडम के ऊपर जो आइडिया होनी चाहिए। पहले तो इनके ऊपर का इंफॉर्मेशन स्कैन किया एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये पर्टिकुलर किंगडम में से एक ही किंगडम इंपॉर्टेंट है, मगध, जिनके ऊपर ऑब्वियसली 3 से 4 लेक्चर अपने जाएंगे ही वंस महाजनपदा इज कवर्ड अप। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि अब पहले महाजनपदा को कवर अप करने के लिए पॉलिटी, सोसाइटी एंड आफ्टर इकोनॉमी के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। पहले ये 3 को ट्राई करने का कवर अप करते, विच इन माई ओपिनियन अगेन पॉसिबल नहीं। आज पॉलिटी एंड सोसाइटी भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है एंड वो होने के बाद जो इकोनॉमी एंड आफ्टर कल्चर को फिर कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि सबसे पहले पॉलिटी के ऊपर जो हमको बातें करनी है। पॉलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली अब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड महाजनपद का है। महाजनपद मतलब किंगडम एंड किंगडम वाला टाइम पीरियड अगर रहेगा तो यहाँ पे 2 फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम हमको दिखाई देता है। सबसे पहले तो राज्य एंड दूसरा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज गणराज्य, जिसको गणराज्य या फिर गणसंघ भी बोला जाता है। तो गणसंघ एंड आफ्टर राज्य, ऐसे 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर इनके पास जो रहे हैं और ये दोनों के रेफरेंस जो है हम लोगों को दिखाई देते हैं अलग अलग लिटरेचर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणिकल लिटरेचर एज वेल एज बुद्धिस्ट लिटरेचर हम लोगों को जब जब महाजनपदा की बातें करते हुए दिखाई दी है तो महाजनपदा में उन्होंने मेंशन किया है कि ये राज्य है या फिर गण संघ है। गणराज्य या फिर गण संघ भी उसको बोला जाता है, बट अगर गण ये वाला वर्ड उसके साथ एसोसिएट हुआ तो वहाँ का तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है एज कम्पेयर टू राज्य। राज्य का मतलब तो आपके पास एब्सोल्यूट मोनार्की है। अब ये दोनों चीजें जो है हम लोगों को थोड़ी सी इलैबोरेटली पॉलिटी में समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली इनका सिस्टम जो है ये चल किस तरीके से रहा है। सबसे पहले जो है गणसंघ। गणसंघ जो है इसके ऊपर आपको काफी इलैबोरेट आइडिया होनी चाहिए। अगर आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की बातें करोगे जैसे जादूनाथ सरकार एंड RC मजुमदार, वो हमेशा ये एग्री करते हैं या फिर ये कहते हैं कि गणसंघ मतलब एंशंट इंडिया के रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो गणसंघ को एंशंट इंडिया के रिपब्लिक एंड आफ्टर डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है ये हमेशा कहा जाता है। दे आर द रिपब्लिक्स ऑफ द एंशंट इंडिया और दे आर बेसिकली डेमोक्रेटिक ऑर्डर ऑफ द एंशंट इंडिया। ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का हमेशा कहना रहा है एंड दैट्स इनको जो है आपको काफी इलैबोरेट लेवल पे समझना पड़ेगा। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है गणसंघ हम लोगों को हमेशा मिडल गंगेटिक वैली में ही दिखाई दिए हैं। मिडल गंगेटिक वैली का मतलब क्या है, जो गंगेटिक वैली है, गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर बेसिन के ऊपर जितने भी किंगडम है वो दोज आर यूजुअली राज्य, बट इससे अवे वाली जो किंगडम है दोज आर यूजुअली गणराज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पाटलिपुत्र है या फिर ये वाला जो एरिया है आपका पकड़ के चलो मगध है, तो मगध के ऊपर मतलब रिवर बेसिन के बहुत ज्यादा दूर वाले एरिया में जो आपको मल्ल रिपब्लिक दिखाई देगा या फिर मल्ल गणसंघ दिखाई देगा एंड वैसे ही गंगेटिक रिवर के बहुत दूर या फिर ऊपर वाले एरिया में मिडल गंगेटिक वैली में यू कैन से दैट आपको राज्य महाजनपदा दिखाई देगा या फिर राज्य गणसंघ जो है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक पेक्यूलियरिटी दिखाई दी है कि गणसंघ की बातें जब जब हम लोग करते हैं तो गणसंघ जो है ये जो बड़े बड़े महाजनपदा है उसके थोड़े से आउटस्कर्ट में ही हमको दिखाई दिए हैं। एंड अगर ये आउटस्कर्ट में दिखाई दिए है तो ये मिडल गंगेटिक प्लेन वाला एरिया हुआ एंड मिडल गंगेटिक प्लेन मतलब बैंडला जंगल वाला एरिया हो गया। ये अभी के लिए बस इतना ही याद रखो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है ये सारी ही जो बेसिकली हम लोग को गणसंघ दिखाई दे के रखे हुए हैं ये हमेशा ही हम लोगों को सिंगल क्लैन यूनिट एंड आफ्टर मल्टी क्लैन यूनिट दोनों में दिखाई दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्या, कोलियाज एंड आफ्टर मल्ल, यहाँ पे हम लोगों को एक ही ट्राइब या फिर एक ही जन दिखाई दिया है। जैसे शक्या इज अ ट्राइब या फिर क्लैन या फिर आप इसको जन बोलो, वैसे ही मल्ल जो है इट इज ऑल्सो ट्राइब या फिर क्लैन या फिर आप इसको जन बोल सकते हो। बट फिर बहुत जगह पे हम लोगों को कॉन्फेडरेसीज भी दिखाई दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था राज्य में देर आर टोटल 8 डिफरेंट डिफरेंट जन या फिर 8 डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब जो एक साथ आके जो है काम कर रहे हैं। एंड राज्य में हमने देखा भी था कि वेदेहा है हमारे पास, जंत्रिका है एंड आफ्टर लिच्छवी इज परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। एंड आफ्टर इनको जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है देके रखे हुए। कोई इसको जो है रिपब्लिक बोलेगा, कोई इसको ओलिगार्क बोलेगा एंड कोई इसको जो है चीफ डोम बोलेगा। जैसे रिपब्लिक एंड आफ्टर डेमोक्रेटिक ऑर्डर बोलने का काम जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन इसके लिए करते हैं। वैसे ही अगर ओलिगार्की
या फिर चीफडोम की अगर आप बात करोगे तो ओलिगार्की वाला वर्ड प्रिसाइजली देने का काम जो है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन करते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इसको यूजुअली ओलिगार्की कह के बुलाते हैं। एंड आफ्टर चीफडोम की अगर हम लोग बात करें तो चीफडोम वाला वर्जन जो है ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने दिया हुआ है। तो कॉलोनियल हिस्टोरियन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्टिमर व्हीलर का नाम आप यहाँ पे ले सकते हो, वो इसको हमेशा चीफडोम बोला करते थे। जबकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है ऑब्वियसली एंशंट इंडिया है, तो डीडी कौशाम्बी एंड आर एस शर्मा, उसमें भी आर एस शर्मा का नाम थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। तो वो जो है इसको हमेशा जो है क्या बोलेंगे, तो ओलिगार्की बोलेंगे। एंड ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन अपने सिस्टम पे जो देके रखा हुआ है, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप ये इनके सिस्टम को समझोगे। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि ये जो अलग अलग गणसंघ हमको दिखाई दिए हैं, ये गण संघ के इंटरप्रिटेशन क्या है, या फिर गण संघ के जो है एग्जैक्ट फीचर्स क्या रहे हैं, एक एक करके जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये दिखाई दिया है कि गण संघ की जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की, ये हमेशा से ही हम लोगों को मेथड ऑफ वोटिंग के थ्रू आती हुई दिखाई दी है। ऑब्वियसली मेथड ऑफ वोटिंग जो है ये हम लोगों को हमेशा इक्वल बेसिस पे भी दिखाई दी है। जैसे मैंने आपको ये बता के रखा हुआ था कि विराजी किंगडम का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर विराजी में कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके पास टोटल 8 क्लैंस आर देयर। तो ये आठों के आठों क्लैन या फिर ट्राइब जो है, इनके हेड को बुलाया जाएगा। एंड विराजी में एक बड़ी काउंसिल बैठती थी हमेशा। ये काउंसिल में जो ये टोटल 8 मेंबर आएंगे, एंड आफ्टर ये 8 मेंबर आके जो है डिसीजन मेकिंग करेंगे। वैसे हम लोगों ने ये भी देख के रखा हुआ था कि इनिशियल टाइम पीरियड में इवन कुरु जो है, ये कुरु वाला जो एरिया रहा है वो कौन सा रहा है, रिपब्लिक रहा है। एंड दैट्स मैंने आपको बताया था कि कौरव में जब जब डिसीजन मेकिंग करनी है तो 99 भाई, शकुनी मामा, धृतराष्ट्र, इन सबको बुलाया जाता था, भीष्म पितामह ऑल्सो। एंड आफ्टर वो सारी डिसीजन मेकिंग जो है करेंगे। वैसे ही पांडवों में जब जब डिसीजन मेकिंग होगी तो ऑब्वियसली फिर 5 पांडव एंड आफ्टर श्री कृष्ण भगवान को फिर यहाँ पे बुलाया जाएगा, एंड आफ्टर वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यूजुअली हमको दिखाई दिया है कि डिसीजन मेकिंग जो है, ये डिसीजन मेकिंग हमको हमेशा जो है वोटिंग के थ्रू ही होती हुई यहाँ पे दिखाई दिया। बट फिर यहाँ पे जो है हमको एक काउंटर भी दिखाई दिया है। काउंटर आपको जो यहाँ पे साइड बाय साइड इसके हमेशा याद रखना है। काउंटर बड़ा प्लेन एंड सिंपल है कि डिसीजन मेकिंग भले ही वोटिंग से हो रही है एंड एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड एज इक्वल, फिर भी किनशिप टाइप इन लोगों में इतने ज्यादा थे, एंड आफ्टर फिर रिसोर्स बेस्ड जो है इसमें डिवीजन भी इतना ज्यादा था कि सही में ग्राउंड लेवल पे इक्वालिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता था या नहीं होता था, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइथोलॉजिकल डाटा की अगर हम बात करें तो कौरव एंड आफ्टर पांडव जब जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो सारे ही ओपिनियन एलिसिट तो किए जाते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे कौरवों में दुर्योधन का वर्ड जो है दैट इज द लॉ, एंड एट द एंड ऑफ द डे पांडवों में युधिष्ठिर का जो वर्ड है दैट इज द लॉ। भले ही 99 भाई कुछ और बोल रहे हैं एंड आफ्टर दुर्योधन का कुछ और कहना है, तो भी अल्टीमेटली दुर्योधन का डिसीजन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड वैसे ही पांचों पांडवों के बीच में पांचों भाई कुछ और बोल रहे हैं एंड युधिष्ठिर का डिसीजन कुछ और है, तो युधिष्ठिर का डिसीजन ही क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड इसके एविडेंसेस भी है ना हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द महाभारत वॉरफेयर, तो महाभारत वॉरफेयर के टाइम पीरियड में दुर्योधन को ये वॉरफेयर खेलना था, बट भीष्म पितामह या फिर कर्ण एंड आफ्टर मेजोरिटी ऑफ द दुर्योधन के भाई जो उनको ये वॉरफेयर नहीं खेलना था, बट दुर्योधन का वर्ड जो है दैट इज द लॉ, तो अल्टीमेटली वॉरफेयर खेला गया। वैसे ही जब शतरंज के खेल में पांडव सब कुछ हार गए, तो अपनी बीबी को दाव पे लगाना है या नहीं लगाना, ये डिसीजन लेते टाइम पीरियड में युधिष्ठिर को जो है चारों पांडवों ने ना बोल के रखा हुआ था, बट अल्टीमेटली युधिष्ठिर डिसाइडेड नहीं, लड़की को दाव पे लगाना है पांचाली को, तो अल्टीमेटली उसको दाव पे लगाया गया। तो एक्चुअल में आप बोल तो रहे हो कि प्रोसेस जो है देखो बढ़िया है, डिसीजन मेकिंग जो है इक्वालिटी बेस पे चल रही है, बट इक्वालिटी बेस की डिसीजन मेकिंग ग्राउंड लेवल पे कितनी चलती होगी, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये रहा माइथोलॉजिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। दैट्स वाई राज्य किंगडम, राज्य किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम रहा है लिच्छवी। ये लिच्छवी लोगों की कैपिटल रही है वैशाली, एंड यही कैपिटल जो है राज्य किंगडम का भी कैपिटल माना जाता है। एंड इन दैट कैपेसिटी इनकी भी डिसीजन मेकिंग में हमेशा हम लोगों को लिच्छवी ट्राइब का जो ओवरवेलमेंस जो है वो हमेशा दिखाई देता है। लिच्छवी ट्राइब जो डिसीजन लेगी दैट पर्टिकुलर डिसीजन हैज टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल ऑफ देम अदर। अगर लिच्छवी ट्राइब एक डिसीजन ले रहा है बाकी के ट्राइब उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अल्टीमेटली दे विल हैव टू वेट और वोट इन फेवर ऑफ द लिच्छवी ट्राइब। एंड दैट्स वाई फिर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग हमको दिखाई तो देती है
कि इक्वालिटी बेस एंड वोटिंग बेस, मेजोरिटी बेस यहाँ पे हो रही है, बट एक्चुअल में वो इक्वालिटी एंड आफ्टर विलफुल वोट जो है किस लेवल पे डाला गया होगा, इसके ऊपर हमेशा ही क्रेडिबल डाउट रहेंगे। माइथोलॉजिकल डाटा एज वेल एज हिस्टोरिकल डाटा सजेस्ट सो। वैसे ही सेकंड इंपॉर्टेंट, आर्मी एंड आफ्टर टैक्सेशन, कि इनके पास यूजुअली अपनी स्टैंडिंग आर्मी जो है ये नहीं हुआ करती थी। बट फिर अगेन इसकी भी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैंडिंग आर्मी ये इनके पास ना होने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या है कि अभी भी ट्राइबलिज्म के फेस में है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि मेजोरिटी ऑफ द गणसंघ हमको मिडल गंगेटिक वैली में दिखाई देते हैं, एंड मिडल गंगेटिक वैली मतलब सारा जंगल वाला एरिया। अब जंगल वाले एरिया में आप रह रहे हो एंड आफ्टर आप ट्राइबलिज्म वाले एरिया में हो, तो ये ट्राइबलिज्म वाले एरिया में ऑब्वियसली आपके पास जो ये सारी चीजें यूजुअली नहीं होती है। एंड दैट्स आपको दिखाई देगा इवन महाभारत के वॉरफेयर में भी कौरव एंड आफ्टर पांडव अलग अलग राजाओं से मिलकर जो अपनी आर्मी को एनहेंस करने का काम कर रहे थे, बिकॉज यू जस्ट डोंट हैव योर ओन स्टैंडिंग आर्मी। आप एक क्या हो, गणसंघ हो, एंड गणसंघ का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर होता है। फर्दर सिंस यहाँ पे अभी भी ट्राइबलिज्म है तो रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम हमको नहीं दिखाई देती है। मतलब अभी भी यहाँ पे क्या चल रहा है, बलि चल रहा है, एंड बलि जो है राजा को मिलेगा, कब मिलेगा, जब राजा किसी से मिलने जाता है तब। बट जो प्रॉपर टैक्सेशन है, बलि, भाग, भोग, एंड आफ्टर ये प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम के लिए आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे भागदुगा, सीताध्यक्ष, वैसे वाली अथॉरिटी जो है हम लोगों को अभी तक नहीं दिखाई देते। तो ये भी एक फीचर जो है माना जाता है ऑफ द एंटायर गणसंघ। एंड ये पर्टिकुलर फीचर का काउंटर भी मैंने अभी आपको दे के रखा था कि क्यों क्यों इसीलिए बिकॉज ये लोग अभी भी जो है उतने ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग नहीं है। दे आर यूजुअली लिविंग एट द आउटस्कर्ट ऑफ द रिवराइन वैली। वैसे ही वर्ण सिस्टम का भी अभी तक यहाँ पे हम लोगों को जो है कोई ज़्यादा होल्ड दिखाई नहीं देता है। वर्ण सिस्टम का होल्ड ना दिखाने के पीछे की भी वही रीज़न माने जाते हैं कि सिंस यू आर लिविंग इन अ ट्राइबल एरिया, आप जंगलों में रह रहे हो एंड अभी तक ट्राइबल एलिमेंट आपने अपनी कम्युनिटी में जिंदा रखे हैं, दैट्स अ वर्ण सिस्टम का जो है कोई भी होल्ड नहीं है। एंड आफ्टर वी कैन से दैट कि इट वाज नथिंग बट द इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज इन द सेंस दैट कि जब हम लोग गणसंघ की बात करते हैं तो गणसंघ जो है ये हम लोगों को दिखाई देता है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन बोलते तो है इसको कि भाई ये जो है एंशंट इंडिया की डेमोक्रेसी है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये जो है सारे ट्राइबल एलिमेंट है। एंड ट्राइबल एलिमेंट है का मतलब क्या है कि धीरे धीरे ये सारे ही गणसंघ अपने आप को राज्य में कन्वर्ट करने वाले। बट आप कोई भी राज्य जब देखोगे तो राज्य एक जमाने में यही पैरामीटर पे चला करता था। तो इट इज नथिंग बट द इवोल्यूशनरी ऑर्डर जब ये ट्राइबलिज्म से मोनार्किज्म में आ रहे थे। तो ऑब्वियसली गणसंघ में आपको सारी ही वो कश्मकल दिखाई देती है कि धीरे धीरे ये लोग राज्य की तरफ बढ़ तो रहे हैं बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम दे वांट टू अधियर टू द ट्राइबलिज्म। एंड दैट्स आपको इंटरमिक्सचर दिखाई देता है कि इन्होंने ट्राइबल एलिमेंट कुछ उठाए एंड आफ्टर इसके ऊपर जो है राज्य के एलिमेंट जो है दैट इज मोनार्की के एलिमेंट कुछ लगा के रखे। बट दिस आर नथिंग बट द फीचर्स ऑफ द गणसंघ। गणसंघ के ये फीचर के ऊपर ही नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का हमेशा कहना है कि देखो वर्ण नहीं है मतलब इक्वल है, देर आफ्टर फिर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, एंड देर आफ्टर फिर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में इक्वालिटी है। तो यही है रिपब्लिक और यही है डेमोक्रेसी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आज के टाइम पीरियड में नेशनलिस्ट हिस्टोरियन को स्पॉन्सर करने वाले गवर्नमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी दैट इज नरेंद्र मोदी जी इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा मानना है कि वी आर द जेनेसिस ऑफ द एंटायर डेमोक्रेटिक ऑर्डर, एंड उसके लिए हम लोग ये गणसंघ जो है इसको हमेशा क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका हवाला हम देते हैं। इसके ऊपर और बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम वी कैन से दैट। एंड आफ्टर फिर हमारे पास मोनार्कियल ऑर्डर इज देयर। मोनार्कियल ऑर्डर तो हमने देखा ही है कि मेरा वचन ही है शासन। मोनार्की मतलब जो है प्रॉपर राज्य ही आपको दिखाई देंगे, यानी प्रॉपर मोनार्की या फिर प्रॉपर राज्य हमेशा आपको गंगेटिक रिवर के ऊपर ही डेवलप्ड होते हुए दिखाई देंगे। गंगा रिवर के ऊपर जो है सारे के सारे मोनार्क या फिर राज्य जो है वो डेवलप्ड हुए हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली इनमें आपको सारे ही रिचुअल दिखाई देंगे। क्लाइंट पैट्रन सिस्टम यहाँ पे सबसे आपको इफेक्टिव लेवल पे वर्क होता हुआ दिखाई देगा। ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के लिए क्या करेंगे, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूया, दर आफ्टर पुरुषमेध, अश्वमेध, ये सारे ही गोमेध, ये सारे ही सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेंगे। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर आपने ब्राह्मण लोगों को सारे रिलीजन के अधिकार जो है देके रखे हुए हैं। एंड दैट्स ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये चालू ही होती है सैक्रिफाइसेस के ऊपर। हमने देखा हुआ था कि अब कोई भी राजा को राजा बनना है
तो राजा बनने के लिए उसको अश्वमेध करना ज़रूरी है। अश्वमेध तो बेयर मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप टेरिटरी कैसे असर्टन करोगे अपनी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे रोल ऑफ रिचुअल तो होगा ही होगा। फर्दर यहाँ पे स्टेट का जो रोल है वो रिसोर्स एक्सपेंशन वाला हमेशा आपको दिखाई देता है। हमने कल ही देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द किंग ऑफ द मगध ये क्या कर रहे हैं, इंपीरियल एटीट्यूड लेके बैठे हुए हैं। वही वाली चीज़ यहाँ पर है, जब आप इंपीरियल एटीट्यूड लेके बैठते हो तो पहले आपको रिसोर्स बेस जनरेट करना पड़ता है। रिसोर्सेज जनरेट करोगे तभी तो जाके स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करोगे, उनको खाना पीना खिलाओगे, एंड आफ्टर उनके थ्रू जो है आप क्या करोगे, वॉरफेयर भी करोगे। तो यहाँ पे स्टेट का रोल जो है हमेशा जनरेशन ऑफ द लास्ट सरप्लस जो है हमको दिखाई देता है। देर आफ्टर फिर इनके पास हमेशा बड़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी होगी। आपने हमेशा क्या करके रखा है, रिचुअल परफॉर्म किए हैं, रिचुअल परफॉर्म करके टैक्सेशन जमा किया। ऑब्वियसली जब आपने राजा को भगवान बनाया तो भाग भोग बलि देना पड़ेगा। फर्दर आपने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज जनरेट करके रखे हैं, एंड ऑन द फॉर्म फुटिंग ऑफ द टैक्सेशन एंड एग्रीकल्चरल बेस आपने धीरे धीरे अपनी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करके ही तो पूरे इंडिया को कैप्चर करके रखा हुआ है। एंड ऑब्वियसली दैट इज समथिंग फॉर द टैक्सेशन। हमने पहले ही देख के रखा था कि भाग भोग एंड आफ्टर बलि का मतलब क्या है। बलि अर्ली वैदिक पीरियड में वॉल्यूंटरी ट्रिब्यूट हुआ करता था, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। तो ऑब्वियसली बलि जो है आपको कब लगानी है, जब आप भगवानों के पास जो है जाते हो। यूजुअली भगवानों के पास जाते हो मतलब राजा के पास जाते हो, तो राजा को जब जब मिलना है तो आपको बलि देनी पड़ेगी। बस यहाँ पे बलि का मतलब मर्डर ऑफ द एनिमल नहीं है। आप राजा को जो है कोई भी चीज़ दे सकते हो, आप गहने दे सकते हो, एनिमल दे सकते हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे सकते हो। बलि के ऊपर ही धीरे धीरे भोग आया ना। भोग अभी आप किसको लगाते हो, भोग भगवानों को लगाया जाता है। जैसे आज के टाइम पीरियड में घर में अगर कुछ भी अच्छी चीज़ें होती है तो भगवानों को भोग चढ़ाया जाता है। तो वैसे ये राजा अगर आपके एरिया में आता है और राजा के दर्शन अगर आपको करने तो आपको भोग लगाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव हैवी अमाउंट ऑफ द टैक्सेशन टू द किंग। एंड आफ्टर फिर भाग, ये भी हमने देखा हुआ था कि भाग अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में नहीं था। इनफैक्ट भोग एंड आफ्टर भाग, ये जो दो टैक्सेशन ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ही आए हैं। भाग का मतलब क्या है कि आपकी जो जमीन का टुकड़ा है आपका, उसमें आप जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले रहे हो, इसका एक सर्टन पार्ट या फिर एक भाग आपको राजा को देना पड़ेगा। इन रिटर्न राजा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो राजा आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको राजा को जो है भाग जो है देना पड़ेगा। एंड भाग इज नथिंग बट योर लैंड टैक्सेशन। एंड ये लैंड टैक्सेशन मैंने आपको बता के भी रखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में एंड आफ्टर इवन धर्म सूत्रा जो आपके महाजनपदा में लिखे गए, तो धर्म सूत्रा एंड आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड, ये दोनों टाइम पीरियड के लिटरेचर में सेम ही लिखा है। यूजुअली 1/3 से लेके 1/6 तक का जो ही लैंड टैक्स जो है या फिर भाग जो आप लोगे। एंड इट इज बेसिकली क्वाइट गुड थिंग दैट यू कैन से दैट कि इंडिया के सारे ही किंग, और यू कैन से इंडिया के 99% ऑफ द किंग टिल अलाउद्दीन खिलजी रिमेन ट्रू टू दिस पर्टिकुलर मैटर। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही लार्ज स्केल चेंज करेगा। एंड अलाउद्दीन खिलजी का जो रेवेन्यू डिमांड रहा है दैट इज लैंड टैक्स रहा है, इट वॉज 50% डायरेक्टली। यहाँ पे आपको जो है 33% एट मैक्स दिखाई देगा, बट अलाउद्दीन खिलजी का बेयर मिनिमम में 50% हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म एंड अग्रेरियन रिफॉर्म काफी सिग्निफिकेंट है जो लेटर ऑन हम देखेंगे। बट दिस आर द फीचर्स ऑफ द मोनार्की। मोनार्की हमने तो इलेबोरेटली देख के रखी है कि राजा भगवान बन गया। यहाँ पे जब राजा ही भगवान बन गया है तो ऑर्डिनरी प्रजा अब राजा के सामने कुछ कर ही नहीं पा रही है। देयर इज अ एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड ऑफ द मोनार्क। मेरा वचन ही है शासन टाइप। एंड ये पावर जैसे आपने वो पर्टिकुलर पर्सन के पास दे दी, देन ऑब्वियसली आपको जो है धीरे धीरे ये ट्राइबल एलिमेंट जो गण संघ के थे अब वो धीरे धीरे जाते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली ये जब दो फीचर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि गण संघ एंड आफ्टर मोनार्की के बीच का डिफरेंस क्या है। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गण संघ एंड आफ्टर मोनार्की। सबसे पहले तो लोकेशन का डिफरेंस है। एज आई टोल्ड यू कि गण संघ आपको मिडल गंगेटिक वैली में दिखाई देंगे, मतलब ये थोड़े से फर्टाइल प्लेन से अवे है, जंगल वाला एरिया है। जबकि अगर मोनार्की की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, तो ये प्रॉपर गंगेटिक वैली में या फिर गंगा रिवर के आजू बाजू में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल नेचर। पॉलिटिकल नेचर की अगर हम बात करते हैं तो गण संघ जो है यहाँ पे हमको अभी भी वो पहले वाले ट्राइबल एलिमेंट थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं। अभी तक ये लोग जो है प्रॉपर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं आए हुए हैं। ऑब्वियसली ये ओल्डर ट्राइबल फॉर्मेट जो है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है आपका, मतलब इन्होंने मोनार्क के कुछ एलिमेंट जो है एक्सेप्ट करके तो रखे हुए हैं, बट नॉट अप टू दी एक्सटेंट।
एंड दैट्स ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है गण संघ, इसको हम लोग बाय एंड लार्ज जो है ट्राइबल ऑर्डर ही कंसिडर करते हैं, एक्सेप्ट नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो इसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी एंड आफ्टर रिपब्लिक, जिसके ऊपर ऑब्वियसली हिस्टोरियोग्राफी हम लोग बात करेंगे। देर आफ्टर ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को जो है काफी क्लियरली दिखाई दिया है। जैसे गणसंघ जब जब होता है तो गणसंघ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है जो ज्यादा है एज कंपेयर टू मोनार्की। मोनार्की में राजा राजा बन गया तो देर आर नो कॉन्फ्लिक्ट, राजा भगवान है, दैट्स राजा के सामने कभी कोई कुछ बोलता नहीं है। तो इंटर क्लैन कॉन्फ्लिक्ट आपको मैक्सिमम कहाँ पे दिखाई देंगे, नॉन मोनार्कल ऑर्डर में ही दिखाई देंगे। एंड इन दैट कैपेसिटी आपको राज्य में दिखाई देंगे, मल्ल में दिखाई देंगे, इवन हमने अभी देखा है कुरुज में भी दिखाई देंगे। सारे क्या है, गण संघ रहे हैं। एंड आफ्टर फिर पोजीशन ऑफ द ब्राह्मणा जो है ये गण संघ में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। गण संघ अभी भी ट्राइबलिज्म में है, तो ट्राइबलिज्म में अभी भी ब्राह्मणों की पोजीशन ज्यादा नहीं चली। ट्राइबल ऑर्डर जब राज्य में आएगा तो वो राज्य में आपको जो है काफी इलेबोरेट लेवल पे ब्राह्मणों की पोजीशन जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट ब्राह्मणिकल कम्युनिटी के खिलाफ का जो हेट है ये एंशिएंट टाइम पीरियड से ही आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ये पर्टिकुलर हेट जो है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम भी रहा, बुद्धिज्म इनको गाली डाल रहे थे, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम गण संघ के जो लिटरेचर है वो भी इनको हमेशा क्रिटिसाइज करने का ही काम किया करते थे। एंड ऐसा गण संघ में आपको ब्राह्मणों की पोजीशन जो है ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है। बट जब हम लोग मोनार्की में जाते हैं तो मोनार्की जो है ये ब्राह्मणों के वजह से बनी हुई ऑर्डर जो वी कैन से दैट। मोनार्की आने के पीछे ब्राह्मणों का हाथ रहा है ना, इन्होंने वो रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस नहीं लाए होते तो राजा भगवान कैसे बनता। क्यों मानते हो आप आपका राजा भगवान है, ये इसीलिए मानते हो बिकॉज आपके एंसेस्टर कंसिडर किया करते थे, एंड आपके एंसेस्टर्स कभी ना कभी तो रहे हैं ना वो जमाने में, जब उनको ये चीजें बताई गई या फिर उन्होंने अपने आंखों के सामने देखी कि अश्वमेध राज वाजपेया राजसूया एंड अब राजा भगवान। एंड जब आपके एंसेस्टर्स ये मान रहे हैं तो ये चीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम धीरे 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 करके हर एक पर्टिकुलर जनरेशन में जो है फैलेगी। ये सारा ब्राह्मणिकल सिस्टम का कमाल है जिसकी वजह से काफी इलेबोरेट लेवल पे मोनार्कल ऑर्डर वैदिक पीरियड में हमको आते हुए दिखाई दिया है। वैसे अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो गण संघ जो है हमेशा ही आपको असेंबलीज में काम करता हुआ दिखाई देगा, जबकि मोनार्की जो है ये आपको जो है एक इंडिविजुअल लीडरशिप के अंडर ही काम करती हुई दिखाई देगी। अभी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी देके रखे थे, आप महाभारत का डाटा यहाँ पे ले सकते हो या फिर राज्य किंगडम का डाटा ले सकते हो। सारे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन करने हैं तो आपको बड़ी काउंसिल बुलानी पड़ती थी। बट अगर आप मगध में जाओगे तो डिसीजन राजा लेगा अपने लेवल पे, राजा को किसी काउंसिल की जरूरत नहीं है, राजा जो बोलेगा वो होके ही रहेगा। तो मोनार्की में आपको हमेशा इंडिविजुअल लीडरशिप एट लार्ज दिखाई देगी। बट जबकि अगर आप इसमें जाते हो दैट इज गण संघ, तो गण संघ में आपको जो है हमेशा ऑलिगार्किक असेंबली जो है दिखाई देगी। ऑलिगार्की क्या होती है ये भी मैं आपको थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनार्की में किंग जो है ही इज गोइंग टू क्लेम ऑल द रेवेन्यू फॉर हिमसेल्फ। बट जब हम लोग गण संघ की अगर बात करते हैं तो गण संघ में हर एक बंदे को जो है इक्वल पोर्शन हमेशा जो है दिया जाता है। नाउ इसी वजह से हम लोग ऑलिगार्क असेंबली बुलाते हैं किसको, देन गण संघ को। यूजुअली आपको हमेशा ये चीज दिखाई देगी कि एंशिएंट टाइम पीरियड के जब हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो मोनार्क के ऊपर कभी भी हम लोगों को वेलफेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई देता है। आपने कभी एंशिएंट टाइम पीरियड में सुना है क्या कि एक राजा बहुत अच्छा है बिकॉज वो प्रजा के भलाई का काम करता है। हम लोगों ने या फिर हम लोगों को बस ये बताया गया कि राम भगवान अच्छे हैं, एंड आफ्टर अगर आपको पूछूं मैं तो फिर युधिष्ठिर, कर्ण एंड आफ्टर अर्जुन जो ये लोग अच्छे हैं बिकॉज वो जनता की भलाई का काम करते हैं। बट अगर मैं पूछूं ना दो काम बताओ जनता के भलाई के जो रामायण एंड आफ्टर महाभारत में लिखे हुए हैं, तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। नॉट इवन अ सिंगल वर्क हैज बीन मेंशन इन दोस पर्टिकुलर रिलीजियस लिटरेचर जहाँ पे बड़े बड़े राजाओं ने जनता की भलाई का कुछ काम किया हुआ है। इनफैक्ट ये बड़े बड़े राजाओं ने हमेशा चतुर्वर्णाश्रम धर्म ग्राउंड लेवल पे हो सके उतना इम्प्लीमेंट करने का ही काम किया। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी का राम राज्य वॉज ऑलवेज अपोज्ड इन आवर कंट्री ना। गांधी जी को लेटर ऑफ खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ा कि राम राज्य जो इट इज नॉट अ गुड वे फॉर आवर कंट्री, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारे रिलीजियस लीडर्स है, एंड अगर ये रिलीजियस लीडर है तो वो रिलीजियस ऑर्डर ग्राउंड लेवल पे एनफोर्स करने का काम करते हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी मोनार्क में अगर वेलफेयर नहीं है तो मोनार्क जो टैक्सेशन से पैसा वसूल कर रहा है ये टैक्सेशन के पैसे का कर क्या रहा है, हर मोनार्क के टैक्सेशन का पैसा जो है अपने प्लेजर के लिए ही इस्तेमाल हमेशा करता है। सिंपल है, राजा जितना पैसा कमाएगा वो राजा का लुकआउट है वो पैसों से क्या करना है। जैसे आज के टाइम पीरियड में निर्मला दीदी हर एक साल में आती है अपना झोला लेके
कि भाई देखो मैं इतना टैक्सेशन लगाऊंगी एंड ये टैक्सेशन से आने वाला पैसा यहाँ यहाँ पे खर्चा करूंगी। एटलीस्ट हमको बताया जाता है कि वाई दैट टैक्सेशन इज देयर, बिकॉज ये टैक्सेशन के पैसे से गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। ऐसा कोई प्रायोजन मोनार्की में तो नहीं था ना। एंड दैट्स मोनार्की में जब जब आपको पैसा आता हुआ दिखाई देगा वो किंग का है। राजा जो करना चाहे वो पैसे से वो राजा कर सकता है, इट इज किंग्स लुकआउट। राजा के अलावा वो पैसे के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। बट जब हम लोग गणसंघ की बात करते हैं तो गणसंघ में भी तो आपको बलि मिल रहा है ना, धीरे धीरे करके। इवन गणसंघ में भी भाग एंड भोग के एलिमेंट है हमारे पास। बट फिर जितना भी रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो इवन इन गणसंघ, वो यूजुअली क्या किया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर है उनमें बांट दिया जाता है। तो से फॉर एग्जाम्पल पांडव अगर अपना टैक्सेशन लगा रहे हैं तो जो पैसा आएगा वो 5 भाइयों के बीच में जो इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दिया जाएगा। एंड आफ्टर वो भाइयों का लुकआउट है कि भाई उस पैसे का उनको क्या करना है। सेम थिंग गोज इवन फॉर यू कैन से दैट कौरव। जब तक कौरवों का राज रहा है तो जितना भी पैसा आता था वो इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में जो हमेशा बांट दिया जाता था इन बिटवीन ऑल द ब्रदर्स विच कौरव हैड। एंड यही वाली चीज आपको इवन राज्य में दिखाई देगी कि राज्य अपने किंगडम में जितना भी टैक्सेशन वसूल करते थे वो 8 चीफ के बीच में जो है हमेशा इक्वल टर्म में बांट दिया जाता था। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सुपर रिच इंडिविजुअल दिखाई देंगे। मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन आपको ये बताते हैं कि पांडव एंड आफ्टर कौरव जो है ये सुपर रिच इंडिविजुअल थे। इन्होंने अपने एरिया का सारा टैक्सेशन लगा के पैसा अपने पास रखा एंड दैट इज अल्टीमेटली दे बिकम क्वाइट गुड या फिर वेल्दी पीपल ना। जैसे कर्ण को हम लोग दानवीर बोलते हैं, बट दानवीर बोलने के लिए वो पैसा आया कहाँ से आपके पास? कर्ण तो एक सूत पुत्र था, सारथी पुत्र था। एंड इन दैट कैपेसिटी कर्ण के पास पैसा उसके अंगराज से आता था। अंगराज में आपने टैक्सेशन लगा लगा के जो वेल्थ जमा करके रखी है वही आप लोगों के बीच में जो है दान दक्षिणा देके जो है डोल आउट कर रहे हो। बट यू आर अ सुपर रिच इंडिविजुअल। एंड अगर आप सुपर रिच इंडिविजुअल हो, कौरवों को असेस कर रहे हो, देन यू आर एन ऑलिगार्क। ऑलिगार्क का मतलब ही यही होता है ना कि दिस आर द सुपर रिच इंडिविजुअल जो एक बॉडी बना के बैठे हुए हैं एंड आफ्टर वो डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड में ट्रम्प गवर्नमेंट है। ट्रम्प गवर्नमेंट इज एन ऑलिगार्किक गवर्नमेंट बिकॉज वहाँ पे मैकमैन फैमिली है, जकरबर्ग फैमिली है, देयर आफ्टर फिर यू कैन से दैट कि इवन दिस वन मस्क फैमिली है एंड फिर ट्रम्प फैमिली इटसेल्फ इज देयर। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है दुनिया के। एंड अगर ये 4 इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल दैट इज मैकमैन, जकरबर्ग, ट्रम्प एंड देयर आफ्टर मस्क आके डिसीजन लेंगे वहाँ पे, तो ये डिसीजन जनता की भलाई का होगा या फिर ये डिसीजन इनके भलाई का होगा। एंड दैट इज व्हाट ऑलिगार्क इज ऑल अबाउट। तो ये ऑलिगार्किक असेंबली है कौन सी? देन ऑब्वियसली गणसंघ। तो गणसंघ में जो है आपको हमेशा ऑलिगार्क दिखाई देंगे जिनके डिसीजन मेकिंग की सारी जो फोकस होता है, ये सारा फोकस जो है वो रिसोर्स कलेक्शन के ऊपर ही होता है। एंड रिसोर्स कलेक्शन करके ये लोग अपनी जेब भरने का काम करते हैं। उसके अलावा और ज़्यादा हमको वेलफेयरिस्टिक एंगल जो है इन लोगों में नहीं दिखाई दिया है। वैसे आर्मी की अगर हम लोग बात करें तो मोनार्की में स्टैंडिंग आर्मी है। इट इज़ अ गिवन थिंग कि मोनार्क में आपको स्टैंडिंग आर्मी दिखाई देगी बिकॉज रिसोर्स बेस है ना आपका उतना। एंड जब आपका रिसोर्स बेस स्ट्रॉन्गर होगा तो स्टैंडिंग आर्मी जो आप में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको दिखाई देगी। एंड आफ्टर फिर लैंड ओनरशिप की अगर बात करें तो फिर मोनार्की में किंग हमेशा भूस्वामी होता है। ये याद रखना है आपको अभी के लिए। राजा जो है वो भूस्वामी है। एंड राजा जब भूस्वामी होता है तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। आपके कंट्री का सारा ही लैंड जो है वो राजा का है। तो आपके कंट्री में प्राइवेट ओनरशिप देनी है कि नहीं देनी है राजा को डिटरमाइन करना है। बट अगर चलो राजा ने प्राइवेट ओनरशिप दे भी दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा आपका। राजा कभी भी वो पर्टिकुलर ओनरशिप आपसे वापस भी ले सकता है। ये मोनार्की का वर्स्ट एंगल माना जाता है कि मोनार्क में या फिर मोनार्की में सॉरी मोनार्क हमेशा इज द सोल ओनर ऑफ द लैंड। एंड राजा बोलेगा कल जाके कि भाई ये जमीन मेरे को पसंद आ गई, ये जमीन मेरी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। भले ही आपने उस जमीन के ऊपर जो बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर खर्चा करके रखा हुआ है बिकॉज एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द किंग। एंड वही चीज अगर हम लोग मोनार्की में सॉरी गणसंघ में देखें तो गणसंघ में हम लोगों को अगेन वही दिखाई देता है कि जो लैंड ओनरशिप है ये ऑब्वियसली किन के अंडर रहेगी। तो जो आपकी ओलिगार्क है, जो बायनला सारे क्षत्रिय होते हैं, तो उनके अंडर रहेगा। ये ओलिगार्क के अंडर जो आपको हमेशा लैंड ओनरशिप दिखाई देगी, जबकि इंडिविजुअल ओनरशिप एंड आफ्टर राजा की ओनरशिप आपको मोनार्की में दिखाई देती है। तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंस यू कैन से इन द लैंड ओनरशिप। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो डिफरेंस है ये दोनों के बीच में जब है क्या। बट फिर एट द एंड ऑफ द डे यू कैन से दैट कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम सारे ही रिपब्लिक जो फॉल हुए।
तो अब उसके ऊपर जाते हैं कि रिपब्लिक खत्म क्यों है, एंड आफ्टर हम लोगों को गण संघ का जो एक थोरो एनालिसिस करना है कि इनको हम लोग एग्जैक्टली ओलिगार्की बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग एग्जैक्टली जो है रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो लेट्स एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट अगेन यहाँ पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट गाइस। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो। इफ देर आर नो डाउट देन आई विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड। डाउनफॉल ऑफ द रिपब्लिक के ऊपर जो अब हम लोगों को थोड़ा बहुत जाना है। एज फार एज डाउनफॉल ऑफ द रिपब्लिक इज कंसर्न, देन ऑब्वियसली डाउनफॉल ऑफ द रिपब्लिक इन द सेंस दैट कि ओवर अ टाइम पीरियड ये सारे ही रिपब्लिकन ऑर्डर जो इंडिया से वाइप आउट हो जाएंगे। रिपब्लिकन ऑर्डर मतलब गणसंघ, एंड गणसंघ अगर वाइप आउट हो रहे तो पहले उसके रीजन जो हम लोग को समझते हैं। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट रीजन जो है रिपब्लिक के डाउनफॉल का इज यूनिटी वर्सेस कलेक्टिव लीडरशिप। गणसंघ में हमेशा ही कलेक्टिव लीडरशिप रही है। हम लोग राज्य किंगडम का एग्जाम्पल लेंगे फॉर द हिस्टोरिकल पर्पज एंड माइथोलॉजिकल पर्पज के लिए आपको हमेशा कौरव पांडव का एग्जाम्पल दिखाई देगा। जब आप बेसिकली कलेक्टिव ओनरशिप के ऊपर जाते हो जो आपको गणसंघ में दिखाई देता है, तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा जो है लेट होता है, एंड डिसीजन मेकिंग में अगर डिलेज है तो आप एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एम्पायर के सामने जो नहीं खड़े रह पाओगे। धीरे धीरे जब मगध आपके एरिया में घुसना चालू करेगा तो आप मगध के सामने कैसे रहोगे? वहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग है, स्टैंडिंग आर्मी है, रिसोर्स बेस उनके बहुत ज्यादा है। आपके एरिया में क्विक डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पा रही है बिकॉज आपको पहले काउंसिल बुलानी पड़ेगी। काउंसिल का हर एक बंदा उसको एग्री करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी वारंटी है नहीं, एंड अगर वो नहीं करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ही माइट गो विद द एनिमी। एनिमी के साथ वो हाथ मिलाएगा एंड आफ्टर आप ही के खिलाफ जो है जाएगा। ऐसे भर भर के एविडेंसेस जो है आपको महाभारत में दिखाई देंगे, रामायण में दिखाई देंगे, एंड इवन राज्य किंगडम के साथ भी दिखाएंगे। राज्य किंगडम अल्टीमेटली गॉट डिफीटेड क्यों? बिकॉज इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा है जंत्रिका क्लैन। जो वर्धमान महावीर का क्लैन है, ये जंत्रिका क्लैन ने डायरेक्टली सपोर्ट कर दिया मगध को। करेंगे ना, वो क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज जंत्रिका क्लैन जो है ऑब्वियसली वर्धमान महावीर का है, एंड महावीर के जो है रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं किनके साथ, तो हमने पहले ही देख के रखा हुआ था मगध के साथ। तो जंत्रिका क्लैन विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लैन ऑफ द राज्य किंगडम, अगर आपको वो अजात शत्रु के खिलाफ हेल्प ही नहीं करेगा तो आप जीतोगे कैसे? एंड दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन इंडिविजुअल लीडरशिप एंड कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप का हर एक बंदा अपने आप को इक्वल मानता है, एंड जब वो इक्वल मानेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, आपकी जो है तो बात नहीं मानेगा, एंड अगर आपकी बात मान भी लेगा तो भी वो अपसेट रहेगा, एंड इन दैट कैपेसिटी ही माइट बिकम ट्रेचरस। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इकोनॉमिकल बेस आपको दिखाई देगा, अभी हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि राज्य मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड एब्सोल्यूट मोनार्की में आपके पास भाग है, भोग है, बलि है। ये तीन तो बेयर मिनिमम टैक्सेशन है, इसके अलावा मल्टीपल अदर टैक्सेशन इन लोगों ने लगा के रखे हुए थे। एंड जब हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेशन आपने लोगों पे लगाया तो ऑब्वियसली लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, बट देश के हाथ में भर भर के पैसा है ना, राज्य के हाथ में जो भर भर के पैसा है, एंड ये सारा पैसा जो राजा के अंडर है इसके ऊपर राजा के इकोनॉमिकल बेस आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होते होते आपको फिर एक चीज काफी ग्लेयरिंगली रियलाइज होगी कि कोई भी वॉरफेयर जब खेला जाता है तो इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बेस के ऊपर ही आप वॉरफेयर खेलोगे। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो आप वॉरफेयर कैसे खेलोगे? ऑब्वियसली कुछ कुछ वॉरफेयर जो है कुछ कुछ सालों तक चलने वाला है, एंड जब कुछ कुछ सालों तक वॉरफेयर आपके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो रिसोर्सेस होने चाहिए। खाना पीना ही नहीं है वॉरफेयर खेलोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना दोस्त। एंड दैट्स व्हाई वो रिसोर्स बेस हमेशा ही हम लोगों को राज्य में ज्यादा दिखाई दिया है एज कम्पेयर टू गणसंघ। तो अगर गणसंघ से राज्य का रिसोर्स बेस काफी अच्छा है तो वी कैन सेफली कंक्लूड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द रिपब्लिक और गणसंघ एंड विक्ट्री ऑफ द राज्य। सोशियो कल्चरल आउटलुक हमने ये भी देख के रखा हुआ था कि जब हम लोग मोनार्की में आते हैं तो सरप्राइजिंगली मोनार्की में हम लोगों को जो है सोशो रिलीजियस आउटलुक थोड़ा सा लिबरल दिखाई देता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि राजा को धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। राजा तभी ग्रेट है जब वो धर्म को इस्तेमाल करना सीखता है। हमने देखा था कि अजात शत्रु एंड बिंबिसारा ने धर्म को कैसे इस्तेमाल किया, किस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म एंड आफ्टर जैनिज्म को पैट्रोनाइज दिया। वैसे ही आपको अकबर बादशाह दिखाई देंगे। अकबर क्या करता था, जब जब वॉरफेयर खेलेगा अपने आप को जिहादी बोलेगा, बिकॉज फिर इस्लामिक आर्मी का सपोर्ट चाहिए ना आपको। वॉरफेयर खत्म होने के बाद जो है वही इस्लामिक धर्म को गाली डालने का काम करेगा। अल्टीमेटली अकबर ने इस्लामिक रिलीजन के खिलाफ अपना एक नया धर्म खोल के रखा हुआ था, दीन इलाही। वैसे ही आपको अशोका दिखाई देगा।
जब बैटल ऑफ कलिंगा हुआ तब हिंदू रिलीजन के सारे ही पैरामीटर फॉलो किए गए। जैसे ही बैटल ऑफ कलिंगा हो गया वही हिंदू रिलीजन को लात मार के बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको लिबरल एटीट्यूड जो है बड़े बड़े मुनाक में हमेशा ही दिखाई देता है। एंड मुनार्की में ये जो लिबरल एटीट्यूड राजाओं में होता है बिकॉज दे आर अवेयर कि जो सैक्रिफाइसेस वो परफॉर्म कर रहे हैं ये सैक्रिफाइसेस ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, ताकि उनको लगे कि मैं भगवान हूँ। बट राजा को पता है ना वो भगवान भगवान तो है नहीं। एंड जब राजा को पता है वो भगवान भगवान है नहीं, ऑर्डिनरी लोगों को बस गधा बनाया जा रहा है, तो ही इज अवेयर धर्म का इस्तेमाल कैसे करना है। एंड दैट इज द लिबरल एटीट्यूड। एट द एंड ऑफ द डे लिबरलिज्म मतलब आप रिलीजन के कितना अगेंस्ट जा पाते हो। एंड राजा अगर चाहे तो वो रिलीजन के खिलाफ जा पाएगा, ये कंडीशन में वो है। इट जस्ट दैट ही हैज टू टेक डिसीजन वेदर दैट रिलीजन के अगेंस्ट आपको जाना है या नहीं। जैसे एट द एंड ऑफ द डे अशोका गया, अशोका ने अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अडॉप्ट किया। बिंदुसारा गया, या फिर इवन यू कैन से दैट कि ही आल्सो वेंट, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। बट वही अजात शत्रु एंड आफ्टर फिर बिंबिसार जो है अजात शत्रु के पापा, वो रिलीजन के इतने अगेंस्ट नहीं गए कि अपनी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाए, बट दे यूटिलाइज रिलीजन। एंड ये चीज अगर राजा में है तो यू कैन से दैट कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो काफी अच्छा खासा लिबरल है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में वो समझ है कि धर्म का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग रिपब्लिकन ऑर्डर में जाते हैं या फिर गण संघ में जाते हैं, तो गण संघ ये ट्राइबल यूनिट है। एंड ट्राइबल यूनिट में जो है आपको होमोजेनस पॉपुलेशन दिखाई देगी। एंड होमोजेनस पॉपुलेशन है तो कंजर्वेटिविज्म अपने आप आ जाता है। तो जो सोशियो रिलीजियस आउटलुक रहा है किनका, देन ऑब्वियसली सोशियो रिलीजियस आउटलुक ऑफ दिस पीपल दैट इज गण संघ, ये हमेशा कंजर्वेटिव माना जाता है, इनवर्ड लुकिंग माना जाता है एज कंपेयर टू यू कैन से दैट राज्य। वैसे ही हेरिडिटरी नेचर की अगर हम लोग बात करें कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम सारे ही रिपब्लिकन ऑर्डर धीरे धीरे हम लोगों को जो है मोनार्कियल ऑर्डर में शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब सारे ही गण संघ हम लोगों को राज्य में शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। बिकॉज राज्य जब हर जगह से विक्टोरियस हो रहा है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो गण संघ को वो डिसीजन लेना पड़ा कि एक तो पेरिश हो जाओ अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, या फिर इवॉल्व एंड आफ्टर अडॉप्ट दैट मोनार्कियल ऑर्डर। एंड दैट्स आपको दिखाई देगा जो हम लोगों ने इवन हिस्टोरिकल फैक्ट देख के रखा था कि कुरु जब धीरे धीरे वत्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए तो वत्स जो है ये एक मोनार्कियल किंगडम रहा है या फिर राज्य रहा है। एंड वही वाली चीज आपको दिखाई देगी कि धीरे धीरे मल्ल एंड मल्ल के साथ इवन जो आपका व्राजी वाला एरिया जो मगध ने कैप्चर किया ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, फिर मल्ल एंड व्राजी जब इनको इंडिपेंडेंस मिलेगा इन द पोस्ट अशोकन टाइम पीरियड, तो ये लोग भी अपने लिए जो है राज्य वाला सिस्टम ही चूज करेंगे। दे आर नेवर गोइंग टू गो बैक इनटू दैट यू कैन से दैट गणसंघ ऑर्डर। एंड देयर आफ्टर फिर राइवलरीज जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके रखा हुआ था कि विथ इन ट्राइब हमको हमेशा राइवलरी दिखाई दी है। जब आपने मल्टीपल ट्राइब को एक साथ लाके अपने काम करने चालू किए तो देयर इज राइवलरी इन बिटवीन देम। एंड ये राइवलरी के चक्कर में जो आप क्या करोगे इंट्रा क्लैन वॉरफेयर चालू करोगे, और ये इंट्रा क्लैन वॉरफेयर जो है आपको कहीं ना कहीं तो लूप पे लेके डूबेगा। एंड दिस आर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द रिपब्लिक या फिर गणसंघ वी कैन सी दैट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर कि जो गणसंघ है ये गणसंघ में हम लोगों को कितने लेवल का एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो है दिखाई देता है। तो लेट्स एंटर इनटू दैट वन। एंड गणसंघ का जो है अब एक प्रॉपर एनालिसिस जो है हम लोगों को अब कैरी आउट करना है। बट अगेन यहाँ पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। एनीथिंग टिल हियर सो फार? यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो फिर बताओगे। ओके, एनीथिंग? हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, क्लियर राइट? एवरीथिंग इज क्लियर। रिपब्लिकन का कंसेप्ट के ऊपर ही अभी हम लोगों को जाना। परफेक्ट, गुड। लेट्स एंटर इनटू दिस वन। अब हम लोगों को जो ये गण संघ जो है इसके ऊपर बातें करनी है। हम लोगों को अभी एक थोड़ा सा इंक्वायरी कैरी आउट करना है कि गण संघ को
जब एंशियंट टाइम पीरियड में रिपब्लिक एंड रिपब्लिक के साथ डेमोक्रेसी बोला जाता है, तो ये सही में रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक ऑर्डर है या नहीं है। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट कुछ फैक्ट के ऊपर हमको जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल माइथोलॉजिकल डाटा, अगर महाभारत की अगर हम बात करें, तो महाभारत जो है इनको एंशियंट टाइम पीरियड में जो है सब ये जो मल्ल या फिर व्राजी है या फिर इवन कुरु है, इनको हमेशा गण बुलाया करता था एंड गण को नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हमेशा रिपब्लिक बोलने का काम करते हैं। महाभारत में जो है इनके पैरामीटर भी देके रखे थे कि यहाँ पे सारे ही लोग जो है दे आर बेसिकली पीसफुल, प्रॉस्परस एंड इक्वालिटी बेस पे काम करने वाले लोग हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो वही गण वाला वर्ड हम लोगों को इवन बुद्धिस्ट कैनन, कैनोनिकल लिटरेचर मतलब त्रिपिता का, ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा था, वहां पे भी दिखाई देता है। इवन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का इंडिया के ऊपर इन्वेजन हुआ, तो इंडिया के ऊपर जब इन्वेजन अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर, तब इनका भी कहना था कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हम लोगों को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया के दिखाई देते हैं। एंड आफ्टर इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी ये कहना रहा है कि इवन राज्य में भी हम लोग जो है वेलफेयर की बातें करते हैं। तो एक राज्य जब होगा तो राज्य में भी जो है हम लोगों को वेलफेयर करना चाहिए, कौटिल्य का भी कहना है। एंड ये सारे डाटा को जो है हाईलाइट करके एंशियंट टाइम पीरियड में एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो इंडिया में चला, ये कहने का काम जो है इनिशियल टाइम पीरियड में जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने किया। इन नटशेल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो महाजनपद है एंशियंट टाइम पीरियड पे, ये महाजनपद जो है इनमें दो तरीके का पॉलिटिकल फॉर्म चला है। दो तरीके का पॉलिटिकल फॉर्म इन द सेंस दैट कि एक आपको दिखाई देगा कि गण संघ है एंड आफ्टर दूसरा जो है दैट इज राज्य है। राज्य को आज के टाइम पीरियड में प्रॉपर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है या फिर मोनार्की बोला जाता है। इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, बट दो बड़े इंटरप्रिटेशन, मतलब ये तो एक रिपब्लिकन ऑर्डर हो सकता है एंड रिपब्लिकन ऑर्डर के साथ साथ ये ओलिगार्क हो सकते हैं। तो ऐसे दो इंटरप्रिटेशन है, बट अभी के लिए बस रिपब्लिकन ऑर्डर ही याद में रखो। ऑब्वियसली इसके ऊपर का डाटा भी अभी हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि जब हम लोग राज्य की बातें करते हैं तो राज्य में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, तो राज्य में हम लोगों को जो है स्ट्रॉन्ग किंग दिखाई देता है। देर आफ्टर किंग के अंदर जो इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दिखाई देती है। देर आफ्टर हम लोगों को यहाँ पे काफी अच्छा खासा रिचुअल का रोल दिखाई देता है। एक आपके पास स्टैंडिंग आर्मी भी रहेगी एंड स्टैंडिंग आर्मी के साथ जो ऑब्वियसली आपके पास टैक्सेशन भी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब आपने बना के रखा है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज यही है ना, टैक्सेशन है। ये मैं आपको कितनी बार पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, लोगों के भलाई का काम करूंगा, आप बेवकूफ हो। फिर आप शक्ल में देखो अपना आईने में जाकर और खुद के माथे के ऊपर बेवकूफ लिख के रखो। एक आईएएस ऑफिसर जो है बनता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन काम क्या है, कलेक्शन है, टैक्सेशन का काम आपको करना है। आपको कोई वेलफेयर वाले काम नहीं करने रहते ग्राउंड लेवल पे जाके। वो अलग बात है कि हम लोग जब टैक्सेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें एक वेलफेयर वाला एंगल आता है, बट फिर वेलफेयर वाले एंगल के ऊपर फोकस करना ही नहीं करना, दैट इज योर प्रीरोगेटिव। द प्राइमरी फंक्शन इज द टैक्सेशन। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बातें करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस एक तो लॉ एंड ऑर्डर होता है या फिर टैक्सेशन होता है। दैट्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर आज के टाइम पीरियड का वेलफेयर थोड़ी ना होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि आप आईपीएस हो, आईएएस हो, तो आपको आपके कोर फंक्शन तो करनी है, इसके अलावा जनता के भलाई का भी काम करो। तो जब आप आईपीएस बनोगे और पुलिस स्टेशन में आपके ऑर्डिनरी लोग आएंगे तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना, एथिकल ट्रीटमेंट देना है, टाइम बाउंड मैनर में उनके केस सॉल्व करो आप, ये होता है वेलफेयर। एंड वैसे ही जब आप आईएएस बनोगे आपको बताया जाएगा आपने 100 करोड़ रेवेन्यू में अगर कमाया है तो उसका एक सर्टन चंक जो है ऑर्डिनरी वेलफेयर के ऊपर जो आपको डालना है, बट फिर वो करना है नहीं करना आपके ऊपर है ना। एंड दैट्स इंडिया में आपको वेलफेयर दिखाई नहीं देता है। पुलिस स्टेशन में जाओगे तो एक कुत्ते से भी बदतर ट्रीटमेंट इंडिया की पुलिस आपको देगी। ये कोई नई रियलिटी या फिर कोई बेसिकली ब्रह्म विज्ञा तो इंडिया में है नहीं। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये टैक्सेशन है एंड टैक्सेशन के साथ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये लॉ एंड देयर आफ्टर टैक्सेशन, इसके लिए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा मेंटेन किया जाता है। दैट इज द मोनार्कियल पैरामीटर एंड ये मोनार्कियल पैरामीटर अभी हमने देखे हैं। वैसे फिर इनमें क्या रहा है, तो इनमें जो है हम लोगों को हमेशा काउंसिल दिखाई दी है। ये काउंसिल से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो हमेशा करते हैं। काउंसिल से कलेक्टिव डिसीजन आपको डिसीजन मेकिंग दिखाई देगी। इनके पास किसी भी तरीके की स्टैंडिंग आर्मी जो है वो नहीं रही है। एंड देयर आफ्टर फिर इनके पास जो है किसी भी तरीके का वी कैन से दैट कि जो रेगुलर टैक्सेशन मैकेनिज्म होता है वो भी हम लोगों को दिखाई नहीं दिया है।
एंड यही सारी चीजें जब एंशिएंट टाइम पीरियड में हम लोगों को दिखाई दी, तो दिखाई देने के बाद जो हम लोगों ने इसको पॉजिटिव सेंस में लिया। ऑब्वियसली इंडिया में सबसे पहले नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आए, एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने जो इसके इंटरप्रिटेशन हमको देने चालू किया। इसमें सबसे बड़ा नाम आपको हमेशा किसका दिखाई देगा, तो जादूनाथ सरकार का ही दिखाई देगा। जादूनाथ सरकार 1920s एंड 30s में मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर जो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिसर्च करके रखे हुए हैं। इनफैक्ट इनका मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम का एक बुक भी है, कभी टाइम मिलता है तो पढ़ लो, काफ़ी बढ़िया बुक है। अलग अलग बैटलफील्ड में एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे हिंदू सिस्टम या फिर इंडिया के सिस्टम काम कैसे करती थी, ये इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन जो है उसमें दे के रखा है। ऑब्वियसली जादूनाथ सरकार एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन रही है, एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के साथ थोड़े प्रो गवर्नमेंट भी थे। दैट्स व्हाई इनको सर जादूनाथ सरकार बोला जाता है। जब आपको सर का टाइटल मिला हुआ है तो आपको नाइटहुड मिला है। नाइटहुड ब्रिटिश गवर्नमेंट तभी देगा जब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से इतिहास लिखोगे। तो इनका एक्सेसिव एम्फोसिस हमेशा होता है हिंदू ग्लोरिफिकेशन के ऊपर। नाम में आपको दिखाई देगा सर जादूनाथ सरकार है, एंड सर टाइटल अंग्रेज गवर्नमेंट आपको तभी देने वाला है जब आपने डिवाइड एंड रूल को पैट्रोनाइज देके रखा हुआ है या फिर सपोर्ट करके रखा है। ये हमेशा हिंदू ग्लोरिफिकेशन की बात करने वाले जो है इनिशियल टाइम पीरियड के हिस्टोरियन रहे हैं, और उन्होंने ही ये चीजें जो हाईलाइट करके रखी थी कि जब हम लोग एंशिएंट टाइम पीरियड के गण संघ को देखते हैं, तो ये गण संघ जो है ये क्या है, रिपब्लिक है। ये इन्होंने ही सबसे पहले जो है बताना चालू कर लिया। अब इनका क्या कहना आ गया कि एंशिएंट टाइम पीरियड में रिपब्लिक कैसे, तो इसके लिए जो सबसे पहला फैक्टर इन्होंने बता के रखा था कि जब जब हम लोग गण संघ की बातें करते हैं, तो गण संघ में हम लोगों को किंग जो है ये हमेशा इलेक्टेड अथॉरिटी दिखाई देता है, विच इज बाय एंड लार्ज ट्रू ऑल्सो। जैसे हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि ब्राजी किंगडम कौन है, तो ऑब्वियसली कॉन्फेडरेसी ऑफ द 8 जन है। तो 8 जन ये एक साथ आके जो यहाँ पे काम करे, बट फिर हर एक जन जो है ये जन है अभी भी। जन मतलब ऋग्वेदा याद करो, तो ये जन जो है इनके लीडर इलेक्ट कैसे हो रहे हैं, तो इनमें सभा समिति है, अभी भी फंक्शनिंग है। हमने देखा था सभा समिति एंड विधाता किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, और ऐसा नेसेसरी नहीं है ना सारी सभा समिति मर गई एंशिएंट इंडिया में ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में, वो कंटिन्यू रही। कुछ कुछ लोग अपने आप को इवॉल्व कर गए, बट फिर बहुत जगह पे जो छोटी मोटी ट्राइब है उनमें सभा समिति वो कंटिन्यू रही है ना। एंड अगर ये पर्टिकुलर ट्राइब्स के लीडर इलेक्ट हो रहे हैं तो ये इलेक्शन जब हो रहा है, तो फिर यहाँ पे इन्होंने ये क्लेम करना चालू किया कि गण संघ के जो पब्लिक रही है, ये पब्लिक वाया सर्टन बॉडी मतलब सभा, एंड आफ्टर फिर समिति जैसे बॉडी में से क्या कर रहा है, अपने किंग को जो इलेक्ट कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फिर इन्होंने जो ये हाईलाइट करके रखी हुई थी कि यहाँ पे जो है हम लोगों को हमेशा एक काउंसिल दिखाई दी है, एंड जब हम लोग ये काउंसिल की बातें करते हैं तो दिस पर्टिकुलर काउंसिल इज जस्ट लाइक मॉडर्न डे पार्लियामेंट। तो मॉडर्न डे पार्लियामेंट फंक्शन जैसे कर रहा है, तो वैसे ही मॉडर्न डे पार्लियामेंट में हम लोगों को एक काउंसिल फंक्शन करती हुई दिखाई दी, जिसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको देके रखे थे कि मॉडर्न डे पार्लियामेंट या फिर काउंसिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौरवों को पांडवों को डिसीजन लेना है तो सभी को बुलाना पड़ेगा, एंड वैसे विराट जी को डिसीजन लेना है तो 8 आउट ऑफ 8 क्लैन जो है इनको बुलाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे जो है मॉडर्न डे पार्लियामेंट जैसा गैदरिंग आपको दिखाई देता है, एंड ये मॉडर्न डे पार्लियामेंट जैसे गैदरिंग में फिर सारे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हमेशा लिए जाते हैं। तो अगेन सर जादूनाथ सरकार ने क्या किया, काउंसिल को मॉडर्न डे पार्लियामेंट के साथ जो है इक्वेट करना जो है चालू किया। देयर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इनका कहना आ गया कि जैसे एंशिएंट इंडिया में हम लोगों को ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो दिखाई देते उसमें टैक्सेशन जो है ये काफी लीनियंट रहे हैं। टैक्सेशन का लीनियंट होना, देयर आफ्टर फिर आर्मी, ये बेसिकली इन लोगों के पास स्टैंडिंग नहीं थी, तो स्टैंडिंग आर्मी का ना होना, एंड देयर आफ्टर इन्होंने ये भी हाईलाइट करके रखा हुआ था कि इवन जब हम लोग राज्य में देखते हैं तो राज्य में हम लोगों को वेलफेयर वाला मॉडल जो है ज्यादा दिखाई देता है। इंडिया के मोनार्क जो है हमेशा वेलफेयर की जो है बातें किया करते थे, जो अभी हमने देखा भी था कि राज्य में आपको ये वेलफेयर वाले एंगल जो है ये हमेशा जो है दिखाई देंगे। कौटिल्य का ही कहना था अपने अर्थशास्त्र में कि राजा को हमेशा हैप्पीनेस ऑफ द पीपल के ऊपर फोकस करना है। एंड ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो जादूनाथ सरकार का कहना आ गया कि भाई एंशिएंट इंडिया में जो है हम लोगों को डेमोक्रेसी भी दिखाई देती है। ये डेमोक्रेसी हम लोगों को दोनों जगह पे दिखाई देती है, राज्य में भी है, एंड आफ्टर हम लोगों को जो है अल्टीमेटली फिर ये गण संघ में भी दिखाई देती है। फर्दर उनका कहना था कि गण संघ में ये डेमोक्रेसी ज्यादा है, राज्य में कम है, बिकॉज डेमोक्रेसी का सिर्फ एक ही पैरामीटर जो है राज्य में है। बट अगर हम लोग रिपब्लिकन की बात करते हैं तो रिपब्लिकन ऑर्डर जो है
ये हम लोगों को पूरी तरीके से दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज रिपब्लिक के दो पैरामीटर है। सबसे पहला वाला जो पैरामीटर हमको दिखाई देता है दैट इज आपका हेड ऑफ द स्टेट जो है इट हैज टू बी इलेक्टेड अथॉरिटी, एंड देयर आफ्टर दूसरा जो है आपके कंट्री की सारी ही पोजीशन जो है इट हैज टू बी ओपन फॉर ऑल। एंड फिर इनका वही कहना आ गया कि यहाँ पे अगर वर्ण का होल्ड नहीं है, तो वर्ण का अगर होल्ड नहीं है तो ऑब्वियसली सारी पोजीशन ओपन फॉर ऑल रहेगी। एंड देयर आफ्टर अगर ये दोनों पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर गण संघ जो है, ये गण संघ सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है तो रिपब्लिक भी रहा है। जबकि इनका कहना था कि डेमोक्रेसी के बस कुछ कुछ पैरामीटर हमको राज्य में दिखाई देते हैं। एंड दैट वाज द इनिशियल इंटरप्रिटेशन जो हम लोगों को सर जादूनाथ सरकार ने दिए। सर जादूनाथ सरकार के बाद ऑब्वियसली फिर आरसी मुजुमदार वाज देयर। आरसी मुजुमदार ने भी इसको पैट्रोनाइजेशन देके रखा हुआ था। एंड आरसी मुजुमदार के साथ साथ इवन नीलकंठ शास्त्री इज देयर। नीलकंठ शास्त्री ने भी इनको पैट्रोनाइजेशन देके रखा था। मतलब दे एग्रीड कि एंशियंट इंडिया का जो गणसंघ हमको दिखाई देता है, ये गणसंघ was actually a republican democratic order of the ancient time period, because democracy and thereafter republican के सारे ही पैरामीटर हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये वर्जन बहुत चला, बढ़िया चला, 30s 40s 50s 60s तक जो ये वर्जन चले। बट फिर 60s एंड 70s में ऑब्वियसली इनिशियल टाइम पीरियड में इसको जो है काफी बड़ा काउंटर जो है अब आना चालू हुआ। एंड फिर ये काउंटर देने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली इट इज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। पूरे इंडिया का इतिहास ये दोनों के झमेलों में ही तो अटका पड़ा है। नेशनलिस्ट कुछ और बोलेंगे, मार्क्सिस्ट कुछ और बोलेंगे, आपको दोनों चीजें जो काफी इलैबोरेटली फिर समझनी पड़ती है। एंड फिर ये काउंटर कहाँ से आ गया? तो सबसे पहले जो डीडी कौशाम्बी, एंड डीडी कौशाम्बी के पीछे पीछे फिर ऑब्वियसली आर एस शर्मा। आज के टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर काउंटर एक्सेप्ट करने का काम जो है दो बड़े मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन करते हैं, दैट इज उपिंदर सिंह एंड देयर आफ्टर रोमिला थापर। तो रोमिला थापर एंड देयर आफ्टर उपिंदर सिंह जो है ये पर्टिकुलर वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं, ये काउंटर को जो है एक्सेप्ट करने का काम किया। ऑब्वियसली सारे ही मार्क्सिस्ट है तो दे वर्क इन टैंडम, दे ऑलवेज वर्क इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर। बट इन एनीवेज अल्टीमेटली काउंटर बड़ा प्लेन एंड सिंपल था। इनका सबसे पहला वाला जो काउंटर था वो प्लेन एंड सिंपल था कि भाई आप सबसे पहले जब रिपब्लिकन ऑर्डर की बातें करते हो तो एक रिपब्लिकन ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट हेड ऑफ द स्टेट जो आपके कंट्री का, ऑब्वियसली जो यहाँ पे किंग है, ही हैज टू बी एन इलेक्टेड अथॉरिटी। सिंपल है, अभी हमने देखा था कि हेड ऑफ द स्टेट हैज टू बी इलेक्टेड अथॉरिटी। अब जादूनाथ सरकार का कहना क्या आ गया कि भाई हेड ऑफ द स्टेट जो है ये इलेक्शन के थ्रू, सभा समिति के थ्रू जो इलेक्ट किया जा रहा है। बट फिर मार्क्सिस्ट लोगों ने काउंटर दिया कि इलेक्टेड अथॉरिटी में हमेशा पब्लिक जो है या फिर पीपल है, इनमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है और जो हमने देखा भी था कि महाजनपद आते आते सभा एंड आफ्टर समिति जो है, ये दोनों पर्टिकुलर बॉडी में से जो है वुमन को एक्सक्लूड किया जा रहा था। तो अगर वुमन हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉडी, सिंपल, तो अगर वुमन ये पर्टिकुलर बॉडी में से एक्सक्लूड की गई है तो हाउ कैन यू सी कि हेड ऑफ द स्टेट हैज बीन इलेक्टेड बाय ऑल। हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे अगर सिर्फ मेल पर्सन या फिर एडल्ट मेल पॉपुलेशन आके अगर इलेक्ट कर रही है या फिर किंग को, तो कैन यू कॉल इट एज अ रिपब्लिकन ऑर्डर इन अ ट्रू सेंस? एब्सोल्युटली नो। अगर वुमन को यहाँ पे आपने अलाउ किया होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। वुमन अलाउड ही नहीं है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने हाईलाइट करनी चालू करके रखी थी कि जब आप इसको रिपब्लिक के साथ डेमोक्रेसी बोलते हो तो डेमोक्रेसी में आपको कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी दिखाई देनी चाहिए, राइट? जैसा आज के टाइम पीरियड में इंडिया डेमोक्रेटिक है बिकॉज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भले अब नहीं होती 2014 के बाद, बट है। कैसे है? तो ऑब्वियसली हम लोग अपने एमपीज इलेक्ट करके देते हैं एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज गोइंग टू मेक अ लॉ एंड यही लॉ को गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो जब एमपी पार्लियामेंट में आके बैठता है, ही इज द वॉइस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, एंड वो वॉइस जो है पार्लियामेंट में उठा के डिसीजन मेकिंग करने का काम वो एमपी का होता है। तो ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपको दिखाई देगी एंड दैट्स अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो अगेन जादूनाथ सरकार का कहना था हमको दिखाई देती है। एंड ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का अभी मैंने आपको काफी इलेबोरेट काउंटर जो दे के रखा था, राइट? कि अगर हम बात करें तो आपको हमेशा ये काउंसिल में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग दिखाई देते हैं। दिस इज व्हाट जादूनाथ सरकार हैड हाईलाइटेड इन द इनिशियल फेज। बट फिर ऑब्वियसली हमने देखा हुआ है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कितना रहेगा। जैसे मैंने आपको राज्य किंगडम का जो एक एग्जांपल दिया
एंड मैंने आपको माइथोलॉजिकल डाटा का भी एक एग्जाम्पल दिया, दैट इज कौरव एंड देयर आफ्टर पांडवों का, कि अगर युधिष्ठिर अपने भाइयों को पूछे बिना अपनी बीवी को दाव पे लगा रहा है, जबकि वो बीवी जो है उन भाइयों की भी थी, दिस ऑल फाइव पांडव शेयर्ड वन कॉमन वाइफ, वी कैन से दैट। तो अगर ये चीज हमको दिखाई दे रही है एंड भाई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा कि एक बंदे का डिसीजन हैज बीन साइडलाइन और एक बंदे का डिसीजन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थोड़ी ना है। एंड हम लोगों को ये भी दिखाई देगा कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द महाभारत वॉर, ये महाभारत और पांडव को कभी चाहिए ही नहीं था ना। श्री कृष्ण भगवान ने कन्विंस किया पांडवों की भाई आपको वॉरफेयर खेलना पड़ेगा, ये धर्म का युद्ध है। एंड जब श्री कृष्ण भगवान कन्विंस करेंगे तो पांडव ने श्री कृष्ण भगवान के खातिर अल्टीमेटली डिसीजन ले लिया कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द वॉरफेयर। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि 5 पांडव एंड श्री कृष्ण भगवान, जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की आप बातें कर रहे हो वो हो ही नहीं रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे एक बंदे का विल जो इट इज गोइंग टू प्रिवेल। एंड वही वाली चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी कि कौरवों में भीष्म पितामह वॉर नहीं चाहते थे, कर्ण वॉर नहीं चाहते थे, ये जो है गुरु द्रोणाचार्य वॉर नहीं चाहते थे, एंड अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ द कौरव जो वॉर नहीं चाहते थे। वॉर चाह कौन रहा था? 2 बंदे बस, एक तो शकुनी मामा एंड दूसरे जो है दुर्योधन हिमसेल्फ। एंड अल्टीमेटली ये 2 लोगों की जिद के खातिर कौरवों को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द वॉरफेयर। एंड वही वाली चीज राज्य किंगडम के साथ है कि आपके जो 8 चीफ एक साथ आके काम कर रहे हैं बड़े काउंसिल में, ये 8 चीफ में से लिच्छवीज ऑफ वैशाली जो है दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो लिच्छवीज ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो पर्टिकुलर डिसीजन इनवेरिएबली पूरे के पूरे राज्य किंगडम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा, सिंस दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन आउट ऑफ 8 क्लैन दैट आर देयर। तो ये वाली चीजों में आपको दिखाई देगा कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जो आप बातें कर रहे हो, वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बातें जब वो हो ही कहाँ पे रही है, यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जो है बातें नहीं दिखाई देगी। फर्दर हम लोगों को ये भी दिखाई दिया, जो अभी हम लोगों ने बात भी करके रखी थी, कि इन्होंने ये वाला काउंटर भी दे के रखा हुआ है कि जितना भी क्लोजली हम लोग ये एंशियंट गण संघ को देख के रखे हैं, तो ये हम लोगों को ऑलिगार्किक असेंबलीज दिखाई देती है। ऑलिगार्किक असेंबली का मतलब भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ था कि जितने भी रिसोर्सेस ये गण संघ में जनरेट किए जा रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज जो है दे आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द हैंड ऑफ द क्षत्रिय क्लैन। ये क्षत्रिय क्लैन जो है इनके हाथ में जो ये कॉन्सेंट्रेट किए जा रहे हैं। मैंने आपको इनफैक्ट एक माइथोलॉजी का डाटा भी देके रखा था कर्ण भगवान का। कर्ण जो है इनको दानशूर माना जाता है, बट दानशूर करने के लिए प्रॉपर्टी आई कहाँ से आपके पास? ऑब्वियसली यू आर अ किंग ऑफ द अंग देश, यानी किंग ऑफ अंग देश जो आप बने पड़े हो, तो अंग देश के सारे ही रिसोर्सेस आपको दिए जा रहे हैं ना। जब अंग देश के सारे ही रिसोर्सेस टैक्सेशन के थ्रू आपको दिए गए हैं, उसी में से तो आप अपनी दान दक्षिणा कर रहे हो। एंड फिर यही वाली चीज आपको कौरवों में, पांडवों में, इवन राज्यज में भी दिखाई देती है। जैसा अभी मैंने आपको बता के रखा था कि राज्य में जंत्रिका क्लैन ने अल्टीमेटली मगध को सपोर्ट किया ड्यूरिंग द बैटलफील्ड। तो ऑब्वियसली क्यों किया? बिकॉज जंत्रिका क्लैन को अपनी टेरिटरी बढ़ा के चाहिए थी, जो ऑब्वियसली आफ्टर डिफीटिंग द एंटायर राज्य किंगडम जंत्रिका को मिली। तो दिस इज समथिंग जो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि दिस इज नथिंग बट द ऑलिगार्किक पीपल। यहाँ पे वॉरफेयर भी पैसों के लिए खेले जा रहे हैं, वॉरफेयर के डिसीजन भी पैसों के लिए ही लेके जा रहे हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड में मैंने अभी आपको ट्रम्प का एग्जाम्पल जो है देके रखा हुआ है। फर्दर इन्होंने एक और काउंटर जो है वो देके रखा था। इनका कहना था कि भाई रिपब्लिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिपब्लिक का एक क्राइटेरिया तो हम लोगों ने देख लिया, बट फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट कि आपके कंट्री की सारी ही गवर्नमेंट पोजीशन जो है इट हैज टू बी ओपन फॉर ऑल। एंड फिर ये एस्पेक्ट जो है हम लोगों को एंशियंट टाइम पीरियड में कभी ही किसी भी किंगडम में नहीं दिखाई दिया है। वो गणसंघ हो या फिर वो राज्य हो, ये पोजीशन एक्सक्लूसिवली जो है क्षत्रिय लोगों के लिए गणसंघ में कन्फाइंड रही है। जब हम लोग राज्य में जाते हैं तो ये पर्टिकुलर पोजीशन जो है ब्राह्मण एंड क्षत्रियों को मिलेंगे। तो ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए जो है गवर्नमेंट की सारी ही पोजीशन जो है इट इज ओपन। बट फिर वैश्य, शूद्र एंड ये महाजनपद टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आपको इवन अनटचेबल दिखाई देंगे। इनको तो आपने हमेशा गवर्नमेंट पोजीशन से जो है दूर रखा ना। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका है। इनफैक्ट अभी 1-2 दिन पहले जब हमने इसके ऊपर डिस्कशन करके रखा था कि भाई यू शॉल बी स्टडिंग हिस्ट्री, तभी मैंने आपको बताया कि हमको बस बताया जाता है कि वैश्य, शूद्र एंड आफ्टर अनटचेबल जो इनके ऊपर हिस्टोरिकल एट्रोसिटी हुई।
एंड हिस्टोरिकल एट्रोसिटी इस तरीके से बताई जाती है कि भाई इनके जो पिछवाड़े के ऊपर हंटर मारे गए, ऐसा नहीं है। इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिनायल ऑफ द राइट। आपको इंडिया का कोई भी किंगडम आप खोलो एंड ये किंगडम में वैश्य शूद्र अंडर आफ्टर अनटचेबल राजा के दरबार में आपको दिखाई देते हैं क्या? कभी नहीं दिखाई देंगे आपको। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो राजा जो है ये अपने आप को जो है रिचुअली प्योर मानता है। राजा जो है वो भगवान का अवतार है, इन दैट कैपेसिटी वो जो दरबार जो है राजा का वो मंदिर है। ये मंदिर में वैश्य शूद्र एंड अनटचेबल जो एंटर नहीं कर पाते थे। एंटर नहीं कर पाए तो उनको गवर्नमेंट पोजीशन कहाँ से मिलने वाली है? तो ना ही आप रिपब्लिक के दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देयर आफ्टर फिर ऑल पोजीशंस ऑफ योर कंट्री दैट इज गवर्नमेंट पोजीशन शॉल बी ओपन फॉर ऑल। ना ही आप डेमोक्रेसी के पैरामीटर जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वाले हैं वो आप सेटिस्फाई कर रहे हो। एंड देयर आफ्टर जितना पॉसिबल हम लोग इसको इलेबोरेटली चेक करते हैं, हम लोगों को ये ओलिगार्कीज ही दिखाई देती है। मतलब यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं ये लोग एक्चुअल में जब वॉरफेयर खेल रहे हैं तो हमको बताया गया धर्म युद्ध है, ये सत्य एंड असत्य वाला युद्ध है। बट एट द एंड ऑफ द डे सारे यहाँ पे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही एक पर्टिकुलर ट्राइब विक्टोरियस हो जाती है, एक पर्टिकुलर राजा विक्टोरियस हो जाता है, वो थोरो पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन करेगा दूसरे ट्राइब का एंड दूसरे राजा का एंड देयर आफ्टर वहाँ के रिसोर्सेस अपने जेब में डालने का काम करेगा। एंड दैट इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय द रीसेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, यू कैन से दैट। तो दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि एंशिएंट टाइम पीरियड में गणसंघ राज्य है, हमने दोनों का डिफरेंस भी देखा। एंड इसको आप बोलोगे क्या गणसंघ को प्रिसाइडली? अगर आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियन को पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भाई ये रिपब्लिक है। बट अगर आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को पूछोगे तो वो हमेशा ऑलिगार्की के ऊपर जो है फोकस करना प्रेफर करते हैं। एंड ये दोनों के वर्जन जो है मैंने अब आपको जो है दे के रखे हुए हैं। एंड ये दोनों वर्जन जो है आपको काफी इलेबोरेटली थोड़ा बहुत याद भी रखना कि मैंने आपको फैक्ट दे के रखे हैं, देयर आफ्टर इसका जो काउंटर वो जो है दे के रखा है। बट कंक्लूजन हमेशा जो है आपका न्यूट्रल होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द पेपर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी भले ही गवर्नमेंट के अंडर है बट इट इज नॉट नेसेसरी ना कि गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ हर एक ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करे। वो ब्यूरोक्रेट दिखाने के लिए गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकता है, बट उसकी आइडियोलॉजी क्या है ये हम लोग कभी भी जो है डिराइव कर ही नहीं पाते। दैट्स व्हाई इज अ ब्यूरोक्रेट एंड दैट्स आपको न्यूट्रल वर्जन के ऊपर जो हर एक आंसर ला के छोड़ना है। एंड दैट इज द न्यूट्रल वर्जन जो मैंने आपको यहाँ पे दे के रखा है। अमॉन्ग द पॉलिटिकल लिटरेचर ऑफ इंडिया, अर्थशास्त्र सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग monarchy and imperialism, while it was Shanti Parva of Mahabharata that we find a long passage that appealed to the preservation of the republican democratic state and is currently the only surviving relic of a school of a political thought that actively supported a democratic form of government in ancient India। तो मैंने आपको महाभारत एंड अर्थशास्त्र के रेफरेंसेस दिए कि जब हम लोग महाभारत एंड आफ्टर अर्थशास्त्र में जाते हैं, फिर एंशिएंट इंडिया के बड़े लिटरेचर है ना, महाभारत एंड आचार्य चाणक्य की पोजीशन हिंदू सिस्टम में आज क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ कॉनन्ड्रम जो है या आप बेसिकली मार्क्सिस्ट नेशनलिस्ट पे डालने से बेटर है हिंदू लिटरेचर पे ही डाल दो कि हिंदू रिलीजन के सबसे सुप्रीम चाणक्य या फिर आचार्य रहे हैं चाणक्य, उनका कहना है कि राज्य होना चाहिए, बट महाभारत का कहना है कि गणसंघ होने चाहिए। एंड अगर ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, डीपर लुक इनटू दिस टॉपिक ब्रिंग्स फोर्थ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। Ancient Indian political system was a mix of the monarchical state and non-monarchical state, that both oligarchic and republican government, which had been documented by the Indian and Greek writer। तो आपने पहले ये बता दिया कि भाई डाइकोटॉमी जो है ये इंडिया के लिटरेचर की वजह से आई है, मार्क्सिस्ट नेशनलिस्ट लोगों की वजह से नहीं आई है। एंड जब हम लोग डीपर लुक में जाते हैं तो हम लोगों को एंशिएंट इंडिया में ये तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देते हैं। मतलब राज्य तो है एंड गणसंघ के अंदर जो है प्रॉपर रिपब्लिकन ऑर्डर एंड आफ्टर ऑलिगार्किक ऑर्डर भी दिखाई देता है। तो अपने न्यूट्रल लेवल पे लाके जो इसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना है, इवन दो एकेडमिकली जो है ये वाला इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा चलता है। ये मैं आपको पहले ही दिन से जो है अब बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई मार्क्सिज्म जो है एकेडमिक्स में आज भी चलता है डिस्पाइट 10 years ऑफ द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू वीड आउट मार्क्सिज्म। बट इनकी थियरीज ही इतनी ज्यादा फुल प्रूफ होती है एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट जो इन्होंने किए वो इतने ज्यादा रैशनल है कि आप इसका काउंटर आज तक जो ला ही नहीं पा रहे। एंड दैट्स व्हाई इवन इन यूपीएससी आपको उपिंदर सिंह ही पढ़ना होता है, रोमिला थापर ही पढ़ना होता है, सतीश चंद्रा ही पढ़ोगे, आर एस शर्मा ही पढ़ोगे, डी कोशाम्बी ही पढ़ोगे। दिस आर द जनरल रेफरेंस बुक जो आपको यूपीएससी में सजेस्ट भी किए जाते हैं। बट न्यूट्रल, गवर्नमेंट अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, तो किसी को हर्ट नहीं करना है, अपना काम है आईएएस बनना। एंड आईएएस बनना है तो न्यूट्रल वे में जो आपको इसको कंक्लूड करना आना चाहिए। यू नेवर नो
आपका पेपर चेक करने वाला बंदा कौन सा आइडियोलॉजी का। और ये सारे सेंसिटिव इशू है, बिकॉज जब आप ये बोलोगे ना कि भाई एंशिएंट इंडिया सिर्फ ऑलिगार्की ही है, तो यू आर नॉट ओनली गोइंग अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, बट यू नेवर नो, यू माइट बी गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश आइडियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो आपका पेपर चेक कर रहा है। क्यों करना है, नहीं करना है। तो सारी ही वर्जन मैंने बता के रखे। अगर क्वेश्चन आता है तो पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस एक्सप्लेन करोगे, जादूनाथ सरकार का वर्जन दोगे, देर आफ्टर कुशाम्भी एंड देर आफ्टर आर एस शर्मा का वर्जन दोगे, एंड फाइनली न्यूट्रल लेवल के ऊपर जो इसको कंक्लूड करके छोड़ दो। कोई टेंशन, कोई झमेला, कोई झिकझिक जो है सर के ऊपर नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।